Hello. Please ask your doubt if you have any doubt. हम अगले 2 मिनट तक डाउट्स ले रहे हैं, तो जो भी डाउट्स हैं आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं. आज कहाँ है? कोई प्रोग्राम है आज? 10 ही बच्चे कैसे आए हैं? Is there any program in college or something else? Like I'm sending you the URL of that form. ओके. मैंने पहले तो आपको फॉर्म की लिंक भेज दी है. जिन लोगों ने गिट की यूआरएल सबमिट नहीं की वो गिट की यूआरएल सबमिट कर दें. देवेंद्र का डाउट है हाउ टू ऐड फेविकन ऑन द वेब पेज. ओके, मैं बता देता हूँ अभी फेविकन कैसे ऐड करते हैं. ओके, ठंडी ज्यादा इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो इसका तो मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं है. हाँ, पेज बैकग्राउंड में आपको डिटेल में बता दूंगा कि पेज बैकग्राउंड हम कैसे लगाएंगे. सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी. तो अभी हम फेविकन देख लेते हैं एक बार, तब तक कुछ बच्चे आ जाएंगे.
तो जैसे मेरा ये पेज था, वो इस पे मेरे को फेविकन लगाना है। तो मैं कोई फेविकन ले लेता हूँ इंटरनेट से। जैसे मैं ये फेविकन ले लेता हूँ। डाउनलोड होगा क्या ये? मैंने ये आइकन डाउनलोड कर लिया है। तो अभी मैं इसको हमारे इमेज वाले फोल्डर में ले आता हूँ। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ। और इसको मैंने डाल दिया हमारी इमेजेस के अंदर। और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फेविकन के नाम से। अब मैं आ जाता हूँ हमारे कोड के अंदर। और मैं लगा देता हूँ लिंक। और हम लगा रहे हैं आइकन, और आइकन की मैं यूआरएल दे देता हूँ। क्या है हमारी यूआरएल? और मैं बता देता हूँ क्या है हमारी टाइप। इतना ही दे देते हैं हम। तो ये देखो, ये ऊपर मेरे यहाँ पे एक आइकन आ गया। हम बाकी कुछ नहीं देते, जो मैंने आइकन यहाँ पे यूज लिया था वो आइकन मेरे यहाँ पे आ गया है। तो ये मेरा फेविकन का कंसेप्ट था कि हम ऐसे फेविकन लगा सकते हैं। सिंपल हमें लिंक देके और यहाँ पे उस इमेज को की यूआरएल देनी है, तो मेरा फेविकन आ जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, किसी का कोई डाउट है? फॉर्म की यूआरएल मैंने दे दी थी सबको। बैकग्राउंड इमेज हम देखेंगे। ठीक है, हम हमारी सीएसएस से आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था सीएसएस के बारे में कि मैंने पैराग्राफ की सीएसएस लिख दी। पहले तो मैं इनलाइन सीएसएस की बात कर देता हूँ कि मैंने इनलाइन सीएसएस लिख दी हर एक टैग की स्टार्टिंग टैग के अंदर। तो वो इनलाइन सीएसएस उसको यूज कर लेगा। उसके अलावा कुछ चीजों के मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे कलर के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए हम कलर यूज करेंगे। कलर यूज करेंगे। फॉन्ट साइज के लिए हम फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हम अभी यूज कर रहे हैं। तो मैंने इनलाइन सीएसएस लगाई यहाँ पे कलर, और ये मेरा चेंज हो गया। अब मान लो मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एक ही पेज के अंदर। जैसे मेरे पास एक ही पेज के अंदर 10 पैराग्राफ हैं, तो मैं हर बार उनके अंदर इनलाइन सीएसएस नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी सीएसएस लिख दूंगा इंटरनल। मैंने यहाँ ऊपर सीएसएस लिख दी कि पैराग्राफ मेरे जो भी होंगे उनकी फॉन्ट साइज 24 होगी और फॉन्ट कलर रेड होगा।
सेम मेरे पास H1 जितने भी होंगे, H2 जितने भी होंगे, इमेज जितने भी होंगे, बॉडी जितने भी होंगे। पर यहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती है। मान लो मेरे को दो पैराग्राफ में अलग स्टाइल देनी हो, दो में अलग देनी हो, दो में अलग देनी हो, लेकिन मैंने तो ऊपर लिख दिया। फिर मेरे को वापस वैसे ही करना पड़ेगा कि मान लो मेरे पास हो गए चार पैराग्राफ, चार पैराग्राफ हो गए। अब मेरे को दो की स्टाइलिंग अलग रखनी है और दो की स्टाइलिंग अलग रखनी है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे पास चारों की स्टाइलिंग अलग है। अब मेरे को क्या करना है, दो का कलर ब्लू करना है, दो का रेड करना है। तो या तो मैं इन दो में ब्लू लिखूं, तो या तो मैं क्या करूं, मैं लिखूं स्टाइल कलर इक्वल्स टू ब्लू, या तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इन दो के अंदर ब्लू कलर लिख देता हूं। तो या तो मैं ये कर सकता हूं, यहां मेरे पास एक और ऑप्शन है, कोई मुझे बताएगा तो। क्लास और आईडी के बारे में कितने लोगों को पता है? तो मेरे पास कुछ CSS के सिलेक्टर्स हैं। तो दो चीजों को मैं डिफाइन करता हूं। अब मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, क्लास एंड आईडी। तो अब ये क्या करते हैं, तो ये आईडी एट्रीब्यूट मेरा क्या करेगा कि यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देगा उसको, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टैग को मान सकते हैं हम, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देगा। सेम क्लास भी मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देगी, लेकिन क्लास मल्टीपल जगह हम यूज कर सकते हैं। आईडी यूनिक होती है कि आईडी हम एक आईडी को एक जगह ही दे सकते हैं, क्लास को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यूज लेता हूँ क्लास को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दी पैराग्राफ, पैरा दे दी मैंने इसको क्लास। ठीक है, अब इस क्लास को मैं मल्टीपल पैराग्राफ्स को दे सकता हूँ, और जरूरी नहीं है पैराग्राफ्स को दो, आप और किसी एलिमेंट को भी दे सकते हो ये क्लास। तो जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी होंगे वो पिक कर लेगा। और यहाँ पे मैंने क्लास प्रोवाइड करवा दी, मेरा जो ये सेक्शन है क्लास प्रोवाइड करवा दी पैरा 2। तो मेरे पास अभी मेरे पेज पे दो क्लासेस हो गई, पैरा एंड पैरा 2। ठीक है, अब मैं इनकी CSS कैसे लिखूंगा, तो मेरी पैराग्राफ की CSS मैं P से लिखता हूं। अगर मुझे किसी टैग की CSS लिखनी हो तो उसका टैग, अगर किसी क्लास की CSS अगर मुझे लिखनी है तो मैं डॉट लगा के उस क्लास का नाम दूंगा। तो जैसे मेरे पास पैरा क्लास थी तो डॉट पैरा आएगा मेरे पास, और मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा। तो मैं ये P वाली प्रॉपर्टी है उसमें डाल देता हूँ, और P को डिलीट कर देता हूँ। मैं P में कोई CSS नहीं लिख रहा, इसको मैं कर दिया मैंने डिलीट। अब जो मेरी प्रॉपर्टीज थी वो अब क्लास के अंदर आ गई हैं। इसको मैं सेव करूंगा तो देखो दो के अंदर वो मेरी प्रॉपर्टी रह गई और दो के अंदर नहीं आई। अब मैं डॉट पैरा 2 भी लिख दूंगा। यहाँ पे मैं, मेरे को कलर करना है ब्लू, मान लो मुझे दो पैराग्राफ का कलर ब्लू करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर इक्वल्स टू ब्लू, और फॉन्ट साइज भी मुझे 36 करनी है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब मेरे दो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी अलग है, दो की अलग है। अब मैं अगर उन क्लासेस में चेंज करूंगा, सेम इस क्लास को मैं H1 के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने H1 के अंदर ये क्लास डाल दी, कोई भी क्लास डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ पैरा, तो वो पैरा वाली प्रॉपर्टी H1 भी ले लेगा। देखो प्रॉपर्टी ले ली उसने, फॉन्ट साइज ले लिया और कलर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे पैरा 2 डाल देता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज ले लेगा वो।
तो क्लास को हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्लास की चीज? ये इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड आप मेरे को बता सकते हो कि हमने कैसे यूज किया। बस ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ डॉट यूज करना है। अगर हम क्लास के लिए सीएसएस लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डॉट यूज करना है। और जब अगर हम टैग के लिए यूज करेंगे तो हमें कोई भी डॉट या कुछ भी यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस ये केस सेंसिटिव नहीं होते, ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं कैपिटल पी लिख दूंगा तो ये मेरा पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं एक बार केस वाला और बता देता हूँ। मान लो अगर मैं वहां स्मॉल पी यूज किया, यहाँ कैपिटल पी यूज कर दूंगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा। देखो, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, जबकि टैग्स में ऐसा नहीं होता है। टैग्स के केस में जैसे मेरी आईएमजी थी, इसको मैं कैपिटल आईएमजी भी लिख देता हूँ तो भी लेगा, देखो ये। लेकिन क्लास के केस में ऐसा काम नहीं करेगा। अगर H1 को मैं कैपिटल H1 भी लिख लेता हूँ तो भी लेगा। तो टैग्स केस केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि क्लास, सेम हमारी आईडी, ये सब केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास थे 4 पैराग्राफ। अगर हम टैग यूज करते हैं, जैसे टैग की हमने सीएसएस लिखी, मान लो मैंने पी की सीएसएस लिख दी, तो मेरी चारों पैराग्राफ की सीएसएस एक लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक पैराग्राफ था, 2 पैराग्राफ था, 3 था, 4 था। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इनलाइन सीएसएस लिखी तो मुझे हर में सीएसएस लिखनी पड़ रही थी, तो मुझे चारों की चार जगह सीएसएस लिखनी पड़ रही थी इनलाइन के अंदर। अगर मैं लिख रहा था मेरे इंटरनल सीएसएस में, तो मैं अगर पी की सीएसएस लिख रहा था तो वो चारों पे एप्लीकेबल हो रही थी। तो अगर मुझे 2 की चेंज करनी थी तो 2 के अंदर वापस मुझे इनलाइन लिखनी पड़ रही थी। हो सकता है 4 से ज्यादा हो एक पेज पे, और मुझे 3-3 के ग्रुप बनाने हो, 4-4 के, 5-5 के, कैसे भी ग्रुप, तो मुझे एक की ही मैं वहां पे ऊपर डिफाइन कर सकता हूँ। बाकी की मैं डिफाइन करूंगा तो मुझे बार बार उनको इनलाइन सीएसएस देनी पड़ेगी। अब उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन आया, क्लास का ऑप्शन। तो मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा। तो क्लास में मेरे पास क्या होगा, जैसे ही मैं क्लास डिफाइन करूंगा, तो मैं पर्टिकुलर जैसे पैराग्राफ की क्लास डिफाइन कर दी, पैरा और पैरा टू, तो जिस भी टाइप का मेरा पैराग्राफ होगा, तो आप कितनी भी क्लास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने पैराग्राफ की 10 टाइप की क्लास डिफाइन कर दी, तो जितनी भी टाइप की मैं, जो जिस भी टाइप का मेरा पैराग्राफ होगा वैसे मैं दे सकता हूँ। मान लो कोई मैन पैराग्राफ है या कंटेंट का पैराग्राफ है, जैसे मैंने क्लास दे दी मैन, या मैंने दे दी कंटेंट, या दे दी मैंने सब कंटेंट, तो जो भी मैं दूंगा उससे रिलेटेड उसकी जो भी सीएसएस होगी वो पिक कर लेगा। अब मेरी सीएसएस वहां से पिक हो गई, तो मैं उनको यूज कर सकता हूँ। अब इस क्लास को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप H1 में भी यूज कर सकते हो, आप इसको H2 में भी यूज कर सकते हो। तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वहां से वो पिक कर लेगा। तो जैसे H1 ने प्रॉपर्टी पिक कर ली पैरा टू की, अगर मैं पैरा वन डिफाइन करूंगा तो पैरा वन की प्रॉपर्टी पिक कर लेगा। ये दो सेम क्लास में है पैरा में, ये पैरा टू में है। अब इसमें केस सेंसिटिव का इश्यू है कि क्लास के नाम हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। सेम आईडी के साथ भी होगा, जबकि टैग्स के नाम केस सेंसिटिव नहीं होते। तो अगर ये मैंने पैरा लिखा है, कैपिटल पी लिख दिया, तो वो अलग क्लास मानी जाएगी। सेम यहाँ पे, जबकि ऐसा एलिमेंट्स के अंदर नहीं होता। इसको आप कैप्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। क्लियर है अब? अब कोई डाउट है तो बताइए।
ये जो भी आपका डाउट है आप लिख सकते हो। अगर क्लास और आईडी में बोथ वी ऐड क्लास और आईडी बोथ ऑन, हाँ बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर क्लास और आईडी मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। हाँ बताइए आपका क्या क्वेश्चन है जो भी आपने लिखा। हम्म, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लास भी हो सकती है। क्लास और आईडी विच वन हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी, आईडी को मिलेगी। हाँ तो पहले हम एक बार सिंगल क्लास देख लेते हैं, फिर हम मल्टीपल क्लास भी देखेंगे। एक बार हम सिंगल क्लास और सिंगल आईडी देख लेते हैं। तो ये हमने क्लास को देखा। अगर मान लो यहीं पे हमें आईडी देनी होती, तो मैं 4 पैराग्राफ और ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास की जगह देता हूँ आईडी। आईडी इक्वल्स टू, आईडी का नाम दे देता हूँ XYZ। यहाँ भी मैं आईडी देता हूँ दूसरी XYZ1। मैंने 2 आईडी यहाँ पे दे दी। तो जब हम आईडी की CSS लिखते हैं तो आईडी की जैसे हमने क्लास में डॉट लगाया, आईडी केस में हम हैश लगाते हैं, हैश आईडी, और हम वैल्यूज हमारी पुट कर देते हैं। और इसमें कर देता हूं मैं कलर को ग्रीन। ओके आईडी मेरी है XYZ, हैश XYZ। तो ये मेरा कलर ग्रीन आ गया। सेम मैं सेकंड आईडी की देता हूँ हैश XYZ1 और यहाँ पे देता हूँ पर्पल। तो हम ऐसे क्लास और आईडीज को डिफाइन, तो अगर हमारा सिंपल टैग है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम सिंपल टैग का नाम लिखेंगे और उसकी CSS लिख देंगे। अगर हमारे पास क्लास है तो हम डॉट यूज करेंगे, और अगर हमारे पास आईडी है तो हम हैश यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप की चीजें हो गई। तो ऐसे हम इनको यूज करेंगे। तो मेरे पास हो गया सिंपल टैग, उसके बाद क्लास, उसके बाद आईडी। क्लियर है यहां तक सभी को? अब मान लो मैं इमेज में क्लास डिफाइन कर दूं। अब मैं इमेज में क्लास दे देता हूं, जैसे क्लास का नाम दे दिया मैंने राउंड IMG। अब मैं राउंड IMG के लिए मेरी इमेज की प्रॉपर्टी लिख दूंगा। अब मैंने सिंपल IMG के लिए लिखा हुआ है। इसमें अगर मेरे पास क्लास है तो मैं इसको दे देता हूँ डॉट राउंड
img। तो एक इमेज के लिए मेरी प्रॉपर्टी आ गई, दूसरे के लिए मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा। तो इसमें वापस मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा, क्लास इक्वल्स टू राउंड img। तो ये सेम मेरे इमेज के लिए हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूं बॉर्डर रेडियस को 50%, तो ये मेरी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी। और इस इमेज को मैं थोड़ा सा और राउंड करूं तो ये ऐसी इमेज बन जाएगी। मैंने स्क्वायर इमेज की और फिर रेडियस को 50% कर दिया, तो मेरी इमेज प्रॉपर राउंड इमेज बन जाएगी। कि किसी भी स्क्वायर इमेज की आप 50% रेडियस कर दोगे तो वो ऐसे दिखने लग जाएगी। तो आप इमेजेस के लिए सीएसएस दे सकते हैं, आप इमेजेस के लिए आईडी डिफाइन करो, कुछ भी कैसे भी हम सीएसएस को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल मेथड हो गए इस चीज को दिखाने के लिए। क्लियर है यहां तक? लिख सकते हो इस कोड को? अब मुझे अपने डाउट्स बता दीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं इसको लिखने में। चार पांच लोगों के अलावा कोई डाउट्स नहीं पूछते, तो मुझे लगता है कि सबके डाउट्स क्लियर है। जिसको जो भी डाउट है अभी लिख दीजिए। फिर हम आगे एक बार एक्सटर्नल सीएसएस को भी देखते हैं कि हम एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज करेंगे। वो शेखर एक्सटर्नल सीएसएस है, अभी हम एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस को हम कैसे काम में लेंगे। इसमें क्लास, आईडी, टैग, केस सेंसिटिव, इन सब में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आईडी का यूज हम करते हैं यूनिक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। जब हम जेएस पढ़ेंगे तब हमारे काम में आएंगे एलिमेंट्स को हम कैसे यूज लेंगे। तब आपको यूनिक एलिमेंट को, अब हम एलिमेंट को कॉल करा सकते हैं, जैसे हमें जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स को कॉल कराना हो तो हम सीएसएस के थ्रू करा सकते हैं। फॉर्म्स में हमने किया था ना आईडी का यूज, इनपुट टाइप्स में हमने आईडी का यूज किया था ना। ज्यादा क्लास यूज करते हैं क्योंकि हम यूनिक एलिमेंट डिफाइन बहुत कम करते हैं ना। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब मान लो हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, मान लो मेरे पास 10 पेजेस हैं, तो मैं हर पेज के ऊपर तो स्टाइल नहीं लगा सकता। अगर हर पेज की सीएसएस, अब क्या होगा, जैसे 10 पेज के अंदर पैराग्राफ है, लेकिन ये तो अगर मैंने इंटरनल सीएसएस लगा दी इस पेज पे, और मेरे पास मैंने एक इंडेक्स पेज बनाया हुआ था, यहाँ पे मैंने वापस सीएसएस लिख दी, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, और हम सीएसएस फाइल को कॉल करा लेते हैं। अब मान लो एक पेज हमारा ये था, इसको मैं खोलता हूँ इंडेक्स वाले को साइड में। तो अगर मैं इंडेक्स पेज को खोलता हूँ
तो ये मेरा इंडेक्स पेज था। अब मान लो यही CSS मैं वहां भी रख दूं, css.html में मेरे पास h1 h2 पैराग्राफ की CSS मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, मैं h1 की CSS एक बार वहां रख के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने h1 की CSS भी रख दी, तो देखो h1 का कलर चेंज हो गया। अब हम हर पेज में तो इतना CSS नहीं लिख सकते ना, मैं उधर भी h1 की CSS लिखूं, इधर भी h1 की CSS लिखूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंगल फाइल में एक्सटर्नल CSS यूज कर लूंगा। तो एक्सटर्नल CSS के केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS के केस में होगा, मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और मैं बना दूंगा style.css, कोई भी नाम दे सकते हैं इसका। और जो भी हमने CSS लिखी है मैं सारी यहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ की सारी CSS हटा देता हूं मैं, ये पूरा स्टाइल वाला ही हटा देता हूं मैं, और इसको मैं ले आता हूँ style.css में। और ये स्टाइल यहाँ से, यहाँ स्टाइल नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल आप सीधा CSS लिखोगे। सेम मैं ले आऊंगा हमारी दूसरे पेज की CSS जो हमने लिखी थी css.html में, जितनी भी CSS लिखी थी उसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं इसको और यहीं ले आता हूँ, मेरी स्टाइल वाली जो नाम है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। h1 की भी पहले से लिखी हुई है, तो ये मेरी CSS हो गई। तो मैंने क्या किया, सारी CSS को मैं यहाँ ले आया, ये मेरी CSS हो गई। अब इस CSS फाइल को मैं कॉल करवाऊंगा। तो मैं CSS फाइल को कैसे कॉल कराऊंगा, जैसे अब मेरी CSS यहाँ से, एक्चुअली ये अभी तक कैसे रहे हैं इसमें, अच्छा मैंने सेव नहीं किए इनको, तो मैं इनको सेव कर देता हूँ पहले। तो इसको सेव किया तो देखो बिना CSS के मेरा पेज ऐसा दिख रहा है। अब मैं इंडेक्स वाले को सेव कर दूंगा, इंडेक्स वाले को मैंने सेव किया तो बिना CSS के मेरा इंडेक्स पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आइकन्स ऐसे हो गए। अब मान लो मेरे को यहाँ पे CSS लाना है इंडेक्स वाले पेज में पहले। तो मैं हेड में जाऊंगा, लिंक style.css और इसमें मैं दे दूंगा एक सेकंड, एक कॉल ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने दे दिया लिंक और मैं इसको बता दूंगा मेरा स्टाइल सीट। तो क्या होगा, देखो ये मेरी CSS यहाँ पे आ गई। सेम मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूंगा और ये मेरा पेज था और इधर मेरा इस पेज का कोड था css.html और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं सेव। तो देखो ये CSS, अब उस फाइल में जो भी CSS चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेड कलर है, अब मान लो कोई भी, मैं एक कॉमन CSS और लिख देता हूँ इनकी, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स वाला है। अब मैं h2 की एक कॉमन CSS लिख देता हूँ तो हम चेंजेस देखेंगे। तो मैंने दोनों पेजेस में h2 लगा दिया। अब मैं CSS लिखता हूँ h2 की,
H2 की CSS खाली पड़ी है मेरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर इक्वल्स टू ग्रीन। तो ये देखो इसका ग्रीन कलर हो गया। सेम मेरे यहाँ पे एक और H2 होगा, इसका ग्रीन कलर हो गया। तो ये पूरी वेबसाइट पे एक साथ रिफ्लेक्ट होगा। इसको मैं कर देता हूँ, कलर को कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, लाइट ब्लू। तो अभी ये ग्रीन है। ओह, कुछ ज्यादा ही लाइट हो गए हैं, इसको मैं कोई और कलर देता हूँ। रेड नहीं देंगे, पर्पल देते हैं। तो देखो पर्पल कलर हो गया सेम। अगर मैं उस पेज पे जाऊंगा तो यहाँ भी पर्पल कलर हो गया। तो आपको सिर्फ एक जगह CSS में चेंज करना है, आपकी style.css फाइल में, तो वो पूरी उस पे वेबसाइट पे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज? किसी को इसमें डाउट है? नहीं, आप अलग CSS फाइल क्यों बनाओगे? आप पूरी वेबसाइट के लिए एक CSS फाइल लेके चलो ना। और जैसे जब भी वेबसाइट हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं हम फॉन्ट साइज पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारी फॉन्ट साइज रहेंगी जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होती हैं। फॉन्ट कलर हम ले लेते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड फॉन्ट कलर रहेंगे। उसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको ले लेते हैं और वो वैसे ही यूज करते जाते हैं। यानी कि जैसे हम ले लिया हमने, हेडिंग्स हमारी 24 की रहेंगी, पैराग्राफ हमारा 16 पिक्सल्स का रहेगा, और उसी के बिहाफ पे हम उनको लेते जाते हैं। तो पूरी वेबसाइट पे अप्लीकेबल होता है। कि मान लो मैंने मेरी हेडिंग्स दे दी कि हेडिंग्स मेरी रहेंगी 24 पिक्सल्स में, पूरी वेबसाइट में मेरा फॉन्ट कलर रहेगा ब्लैक या फिर लाइट ब्लैक। मैंने दे दिया कि पैराग्राफ की फॉन्ट साइज होंगे, जितने पैराग्राफ होंगे 16 पिक्सल्स। इमेजेस मेरी वेबसाइट की जो भी रहेंगी वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहेंगी। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करके और फिर उसके हिसाब से हम CSS को यूज कर लेते हैं। और जहां भी हमें उसके अलग कुछ लिखना होता है तो हम इनलाइन CSS यूज कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? एक बार आप इस कोड को देख लीजिए, फिर मैं रिपीट कर दूंगा CSS कंप्लीट। आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है क्या, और फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। आप एक बार इनको देखिए कि ये मैंने यूज किया है आपकी स्टाइल सीट को। यहाँ पे मैंने स्टाइल सीट और ये को यूज किया है, और ये मेरी CSS फाइल है। तो ये दोनों मैंने साइड बाय साइड खोल दिए, एक बार इन दोनों को चेक कीजिए, और फिर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। डिव का हम यूज करेंगे सेक्शंस के लिए। जब हम प्रॉपर सेक्शन बनाएंगे तो हम डिव का यूज करेंगे। और आप भेज दीजिए डाउट, मैं देख रहा हूँ आपके जो जो डाउट्स हैं।
क्या सर, स्पेन टैग के बारे में बताइए। ठीक है, लाइन एट्रीब्यूट यूज करना मस्ट है क्या? ओके, ठीक है, चलो देखते हैं, हम आपके डाउट्स देखते हैं। तो पहला तो मेरे पास है स्पेन टैग के लिए। तो स्पेन टैग कहाँ यूज करते हैं? मान लो कि ये मेरा पैराग्राफ है, तो इसमें मुझे सिर्फ पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेन यूज कर सकता हूँ। स्पेन, और उसको पैराग्राफ को बीच में रख देता हूँ, और इसकी स्टाइल इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये अपने आप में कोई स्टाइल क्रिएट नहीं करेगा, हम यहाँ पे स्टाइल लिख दिया हमने इसकी, कलर ब्लैक। तो पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ के बीच में से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज, वो स्पेसिफिक चीज का कलर चेंज करना हो, या कोई भी चीजें अलग से दिखानी है, तो देखो ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो स्पेन हम यहाँ काम में ले लेते हैं। अब दूसरा डाउट था, अगर हम रिलेशनशिप को यूज नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट को, आरईएल रिलेशनशिप को बताता है, तो देखो ये काम नहीं करेगा। हमें बताना होगा रिलेशनशिप की, वो उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो ये लगाने पे ही काम करेगा। ठीक है, अब एक मेरे पास डाउट आया है बैकग्राउंड इमेज के लिए। तो हम बैकग्राउंड इमेज को देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हमने कौन सी इसमें लगाई थी ना, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी में बैकग्राउंड इमेज यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड इमेज यूज करनी है, बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज का सिंटेक्स क्या था हमारा, हम यूआरएल देते हैं, और यूआरएल के अंदर यहाँ बैकग्राउंड इमेज डिफाइन करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड लेता हूँ कोई, वेबसाइट बैकग्राउंड इमेजेस, लाइट कलर में कोई मैं बैकग्राउंड इमेजेस लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया इस बैकग्राउंड इमेज को, और इस बैकग्राउंड इमेज को हम लगा देते हैं हमारी सीएसएस के अंदर। तो देखो ये कुछ ऐसे आएगी। अब इस चीज को अगर हमें बंद करना है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है इमेज। तो इस रिपीट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हमें स्क्रीन रिपीट को रोकना है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ भी लगा के दिखा देता हूँ रियल टाइम में, ये बॉडी, और हम हमारे पास रिपीट के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे लिख देंगे हम नो रिपीट। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है। तो ये तो हमारा रिपीटेशन बंद करेगा। अब मान लो इसको हमें फुल उसमें करना है, तो हम इसकी साइज को डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड साइज, और ये कर दिया हमने कवर। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें दो प्रॉपर्टियां और लगानी पड़ेंगी, पहले तो हमें इसका रिपीटेशन बंद करना पड़ेगा, फिर हम बैकग्राउंड साइज देंगे, बैकग्राउंड साइज में हम कवर दे देंगे, और कवर में हम दे बैकग्राउंड साइज में दे देंगे हम कवर। तो कवर क्या करेगा, कंप्लीट वो बैकग्राउंड को कवर कर लेगा। क्लियर है चीज?
वो तो आपको पर्टिकुलर इमेज यूज करनी पड़ेगी ना, आप हाई डेफिनेशन इमेज यूज करो बैकग्राउंड के लिए। अगर आप बहुत मतलब नॉर्मल यूज करोगे तो फिर तो वैसे ही सही नहीं आएगी। आपको इमेज मेरे को भेज सकते हो कि इस इमेज को हम बेटर कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं उसको यूज करके दिखा दूंगा। आपको इमेज भेज दीजिए जो आप यूज कर रहे हो, तो फिर हम उस इमेज को एज ए बैकग्राउंड यूज करके देख लेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज को हम परमानेंट वहां पे ले जाके सेव कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी टेम्परेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखो ऐसे ही हो गया। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब ये परमानेंट हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा तो CSS भी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गई। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज के लिए है। इसको एक बार आप देख लीजिए कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने फोल्डर में इमेज यूज करना है तब भी यही करेंगे। अगर हमें फोल्डर से इमेज यूज करना है तो नॉर्मल इमेज की URL को चेंज कर देंगे, आप लोकल फोल्डर वाली यूज कर लेंगे। H1 टैग को सेंटर करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो ये हमारा एलिमेंट इतना बड़ा है। अगर आपको प्रॉपर एलिमेंट को देखना चाह रहे हो तो अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेरी टेक्स्ट अलाइन की, और मैं सेंटर कर दूंगा, तो जितने भी उस CSS, जितने भी उस क्लास में, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लगाई है क्लास में सेंटर की, तो वो सारे एलिमेंट सेंटर हो जाएंगे। ये चीज हम देखेंगे कल भी, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी CSS के लिए, बॉक्स मॉडल। वो जब हम पढ़ेंगे देखेंगे। वैसे आप यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जो भी आपका एलिमेंट साइज है, जैसे आपका एलिमेंट इतना बड़ा है, जैसे मैं होवर करके देख रहा हूँ तो एलिमेंट इतना बड़ा है, तो प्रॉपर उसके सेंटर में जाएगा वो। अगर अभी आप टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाओगे तो ओके। अगर मुझे सिर्फ हेलो वर्ड को करना है तो मैं इनलाइन CSS जरूर जाके उसमें लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अलग से इनलाइन CSS लगा देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखो सिर्फ हेलो वर्ड मेरा सेंटर में आ जाएगा। कोई और डाउट?
रिलेशनशिप का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, नेम। ये आपका नेम है और ये आपकी वैल्यू है। तो मान लो मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। आप वैल्यू चेंज करने की बात कर रहे हो ना, कुछ भी। तो देखो, आप वैल्यू की बात कर रहे हो, कुछ और बात कर रहे हो? हाँ, तो वैल्यू हम कुछ भी नहीं दे सकते। हमारी कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिनसे हमारा सर्च इंजन भी चीजों को डिटेक्ट करता है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते। अब आपको तीनों टाइप से सीएसएस यूज करनी आ गई, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। प्रायोरिटीज आपको पता चल गई। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो जो हमने पढ़ा है, क्योंकि हमें टाइम कम है नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। हमने तीन टाइप से सीएसएस पढ़ी हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन आपके टैग के अंदर लगेगी, इंटरनल आपके पेज के हेडर में लगेगी स्टाइल के अंदर, और एक्सटर्नल आप अलग से सीएसएस फाइल बना के यूज करोगे। अब प्रायोरिटी वाइज इनलाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इंटरनल को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, एक्सटर्नल को थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास के बारे में। क्लास क्यों काम में लेते हैं? मान लो कि हमें मल्टीपल ग्रुपिंग करनी है, टैग्स के अंदर भी ग्रुपिंग करनी है, तो हम क्लास को यूज कर लेते हैं और क्लास की हम सीएसएस लिख देते हैं। आईडी, आईडी एक यूनिक एलिमेंट है, एक आईडी एक ही जगह यूज होगी। अब इनके लिखने के तरीके कैसे होते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस ज्यादा यूज में लेते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस ही ज्यादा यूज में लेते हैं। अब होगा क्या, अगर मान लो हमें इनकी सीएसएस लिखनी है, तो अगर हम टैग के लिए लिखेंगे तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट टैग और उसके अंदर सीएसएस लिख देंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हम क्लास के लिए लिखेंगे तो हम डॉट यूज करेंगे और उसके अंदर सीएसएस लिख देंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हम आईडी के लिए लिखेंगे तो हम हैश यूज करेंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर सीएसएस लिख देंगे। अब सीएसएस का फॉर्मेट यही होगा, यहाँ हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, जो भी हमारा है उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, हमने सीएसएस लिख दी। अब ये जितने भी क्लास और आईडीज होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने वहां पे आर कैपिटल यूज किया तो यहाँ भी आर कैपिटल लेना पड़ेगा, आर स्मॉल यूज किया तो आर स्मॉल। अगर आपने आर कैपिटल और आर स्मॉल में, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे पैरा को लिख दूं पैरा, तो ये मेरी दो अलग अलग वो क्लास हो गई। और अगर मैं इनको देखूं तो इनके दो अलग अलग बिहेवियर होंगे। अब यहाँ कैपिटल पी अगर मैं फर्स्ट ये कर दूं तो दो अलग अलग तरीके से दोनों बिहेव करेंगे। ये देखो, अगर मैं यहाँ से पी हटा देता हूं तो देखो ये काम नहीं कर रही, कैपिटल पी लगा दिया तो स्मॉल पी कैपिटल पी दोनों मेरे अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, जबकि मेरे टैग के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं H1 H2 जैसा भी अगर मैं छोटा बड़ा लिख दूंगा तो उससे मेरा टैग के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केस सेंसिटिव होता है, कौन सी केस सेंसिटिव नहीं होती है। तो ये हमने चीजें देखी। एक चीज हमने देखी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए कैसे यूज करेंगे, हमारा सिंटेक्स है बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर यूआरएल। बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड साइज को हम कवर दे देंगे, तो हम बैकग्राउंड हमारा पूरे उस पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। क्लियर है चीजें?
ठीक है, मैं आपको HTML का कोई PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपके रिवीजन के लिए, मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाता हूँ, पर अभी एक दो इस वीकेंड पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज क्या है, वेडनेसडे है, तो मैं थर्सडे को, ये थर्सडे या फ्राइडे को, कल या परसों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वीकेंड के टाइम पूरा रिवाइज कर सकें। तो जितना भी मेरा कंटेंट होगा मैं फ्राइडे तक आपको कंप्लीट कंटेंट या उससे आगे वाला कंटेंट की मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करवा दूं आपको PDF। इंटरनल CSS हम हेडर में यूज करेंगे, एक्सटर्नल CSS हम बाहर यूज करेंगे, और इनलाइन CSS हमारे टैग के ओपनिंग टैग के अंदर यूज करेंगे। क्लियर? सिलेबस के लिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ टीम को, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल आप एक बार देख के भी आ जाना। मैं सबकी URL चेक कर लूंगा गिट की, मैं जिन कल बता दूंगा स्टार्टिंग में आती है किन किन की गिट की URL मुझे नहीं मिली है और किन की मिल जानी चाहिए थी। तो मैं आपको सारी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा किन की गिट URL नहीं मिली है। मैं आपके असाइनमेंट्स भी चेक करूंगा, आपको बताऊंगा कि भी आपने कैसा कोड लिखा है। तो फ्राइडे क्लास में आपको मैं बता दूंगा कि आपने कैसा कोड लिखा है। ओके, और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप नेक्स्ट जब भी असाइनमेंट करेंगे तो वो आप ध्यान रखेंगे। प्रियांशी, आपको कोड पुश करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार प्रीवियस रिकॉर्डिंग को आप चेक कर लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कल हम इसको चेक कर लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन।